नमस्कार। आज हम अल्टरनेटर के सिद्धांतों और इसके ऑपरेशन की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। मैं हूं मनीष कुमार नायक, ट्रेनिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर से। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ऑल्टरनेटर काम कैसे करता है, फिर जानेंगे कि स्पीड, पोल्स और फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या कनेक्शन है। इसके बाद हम देखेंगे दो खास तरह के रोटर्स, सेलिएंट और सिलेंड्रिकल, इनमें क्या अंतर है। फिर समझेंगे कि लोड बदलने पर वोल्टेज पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में बात करेंगे कि कैसे ये सारे ऑल्टरनेटर्स एक साथ मिलकर हमारे पावर ग्रिड को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। पहला हिस्सा, ऑल्टरनेटर काम कैसे करते हैं, समझते हैं इसका कोर प्रिंसिपल। तो आखिर ये ऑल्टरनेटर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी कमाल की मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी, मतलब घूमने की ताकत को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। और कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी? वही ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, जो हमारे घरों और फैक्ट्रियों को चलाती है। बड़े बड़े पावर प्लांट्स हों या फिर इमरजेंसी वाली डीजी सेट, सच तो ये है कि यही मशीनें पूरी दुनिया को पावर देती हैं। अब ये सब होता कैसे है? इसका पूरा खेल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पर बेस्ड है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी हमारा रोटर तेजी से घूमता है। स्टेप 2, ये घूमता हुआ रोटर अपनी जगह पर रुके हुए तारों के पास से गुजरता है, जिन्हें हम स्टेटर कहते हैं। और स्टेप 3, बस जैसे ही ये होता है, उन तारों के अंदर एक वोल्टेज मतलब ईएमएफ पैदा हो जाता है। बस बन गई बिजली। अच्छा, यहां पर इंजीनियर्स के सामने एक बड़ा डिजाइन चॉइस था। देखिए, पुराने डीसी जनरेटर में क्या होता था, आर्मेचर यानी कि तार घूमते थे। लेकिन मॉडर्न ऑल्टरनेटर्स में इसका ठीक उल्टा होता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक घूमता है और आर्मेचर अपनी जगह पर फिक्स्ड रहता है। पर सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों किया गया? आखिर यह बदलाव इतना जरूरी क्यों था? इसके पीछे बहुत सॉलिड वजह हैं। 3 बड़े फायदे हैं। पहला, हाई वोल्टेज को हैंडल करना आसान हो जाता है। सोचिए, 33,000 वोल्ट। इतने हाई वोल्टेज के लिए रुके हुए तारों को इंसुलेट करना घूमते हुए तारों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और सेफ है। दूसरा फायदा, हैवी एसी आउटपुट। जो भी भारी करंट बनता है उसे सीधे फिक्स टर्मिनलों से बाहर निकाल लेते हैं। कोई घूमता हुआ पार्ट नहीं, मतलब स्पार्किंग का कोई झंझट ही नहीं। और तीसरा, घूमने वाले फील्ड को सिर्फ थोड़ा सा लो वोल्टेज डीसी चाहिए होता है, जो बस 2 छोटी सी स्लिप रिंग से आराम से दे दिया जाता है। सिंपल और रिलायबल। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि बिजली बनती कैसे है। पर अब सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, स्पीड, पोल्स और फ्रीक्वेंसी। चलिए इसके पीछे का मैथ्स समझते हैं। एक बात पर कभी गौर किया है, हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी एकदम सटीक 50 हर्ट्ज ही क्यों होती है? 49 या 51 क्यों नहीं? ये इतनी प्रिसाइज कैसे होती है? इस सवाल का जवाब इस एक छोटे से फॉर्मूले में छिपा है, F = nxp/120। अब यह है क्या? बहुत सिंपल है। F है फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए 50 हर्ट्ज, N है रोटर की स्पीड यानी आरपीएम में, और P है नंबर ऑफ पोल्स। बस यही वो इक्वेशन है जो पूरे पावर ग्रिड की धड़कन को कंट्रोल करती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टर्बो अल्टरनेटर जिसमें सिर्फ 2 पोल होते हैं और जिसे स्टीम टर्बाइन घुमाती है, उसे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए जानते हैं कितनी तेजी से घूमना पड़ता है? ठीक 3000 आरपीएम, यानी 1 मिनट में 3000 चक्कर। ये एक जबरदस्त स्पीड है। अब जरा इसकी तुलना एक हाइड्रो ऑल्टरनेटर से करते हैं, जिसे पानी की टरबाइन घुमाती है। अब पानी की टरबाइन तो धीरे घूमती है ना? तो 50 हर्ट्ज कैसे बनेगा? सिंपल, हम पोल्स की संख्या बढ़ा देते हैं, जैसे कि 24 पोल, और तब इसे सिर्फ 250 आरपीएम पर घूमना पड़ता है। तो रूल एकदम क्लियर है, अगर स्पीड कम है तो पोल्स ज्यादा करने पड़ेंगे। और यही जो स्पीड और पोल्स का फर्क है, वो हमें सीधे ऑल्टरनेटर के फिजिकल डिजाइन पर ले आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3, सेलिएंट वर्सेस सिलिंड्रिकल रोटर, मतलब इनके फिजिकल फॉर्म्स। और यहां फंडा सिंपल है, जैसी जरूरत वैसा डिजाइन। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है सेलिएंट पोल रोटर, इसमें पोल्स बाहर की तरफ निकले होते हैं। इसका डायमीटर बड़ा होता है पर लंबाई कम होती है, और ये लो स्पीड वाली मशीनों जैसे हाइड्रो टरबाइन या डीजल सेट के लिए परफेक्ट है। दूसरी तरफ है सिलिंड्रिकल रोटर। ये एकदम स्मूथ सिलेंडर जैसा होता है। इसका डायमीटर छोटा पर लंबाई ज्यादा होती है, और ये हाई स्पीड एप्लीकेशंस जैसे स्टीम या गैस टरबाइन के लिए बना है।
तो सेलिएंट पोल रोटर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसका बड़ा डायामीटर और बाहर निकले हुए पोल्स, ये डिजाइन हाइड्रो टर्बाइन की धीमी लेकिन जबरदस्त ताकतवर रोटेशन को संभालने के लिए एकदम सही है। हाँ, इन्हें बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, पर अपनी एप्लीकेशन में ये सुपर एफिशिएंट होते हैं। और हाँ, इनमें एक खास चीज होती है, डैम्पर वाइंडिंग। इसका काम है लोड में अचानक बदलाव से होने वाली वाइब्रेशन, जिसे टेक्निकली हंटिंग कहते हैं, उसे रोकना। और अब बात करते हैं सिलिंड्रिकल रोटर की। इसे स्पीड का किंग कह सकते हैं। इसका स्मूथ सॉलिड डिजाइन इसलिए ऐसा है ताकि ये 3000 आरपीएम पर पैदा होने वाले जबरदस्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बर्दाश्त कर सके। साथ ही इसका डिजाइन हवा के फ्रिक्शन को भी कम करता है, जिससे ये हाई स्पीड पर बहुत एफिशिएंट रहता है। और हाँ, इसकी जो हाई प्रिसिजन बैलेंसिंग होती है वो महंगी तो होती है, पर थर्मल पावर प्लांट्स के लिए ये जरूरी भी है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल दुनिया में आते हैं। जब एक ऑल्टरनेटर पर असली लोड कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, क्या-क्या चैलेंज आते हैं? यही है हमारा चौथा भाग, वोल्टेज और लोड का रिस्पॉन्स। इस चार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, जिसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। देखिए, जब हम इंडक्टिव लोड जैसे कि मोटर्स कनेक्ट करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज काफी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर का अपना मैग्नेटिक फील्ड मेन फील्ड को कमजोर कर देता है। लेकिन मजेदार बात तब होती है जब हम कैपेसिटिव लोड कनेक्ट करते हैं, तब वोल्टेज गिरने की बजाय बढ़ने लगता है, क्योंकि इस बार आर्मेचर का फील्ड मेन फील्ड का साथ देता है, उसे और भी स्ट्रांग बना देता है। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। लोड लगाने पर वोल्टेज का बढ़ जाना, जिसे हम नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, ये हमारे इक्विपमेंट के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। मतलब चीजें खराब हो सकती हैं। और बस इसी खतरे से बचाने के लिए हर ऑल्टरनेटर में एक हीरो होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर यानी AVR। इसका काम ही है वोल्टेज को हर हाल में स्टेबल रखना। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल टॉपिक पे, भाग 5, ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइजेशन, या कह सकते हैं ऑल्टरनेटर्स का टीम वर्क। पर सवाल यह है कि इतने सारे ऑल्टरनेटर्स को एक साथ पैरेलल में क्यों चलाते हैं? इसकी कई बड़ी वजहें हैं। एक तो जब बिजली की डिमांड बढ़ जाती है तो उसे पूरा करने के लिए। दूसरा, अगर किसी एक यूनिट का मेंटेनेंस करना हो तो बाकी चलते रहते हैं और सप्लाई बंद नहीं होती। इससे पूरे प्लांट की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और सबसे जरूरी, बिजली की सप्लाई भरोसेमंद यानी रिलायबल बनी रहती है। लेकिन किसी भी नए ऑल्टरनेटर को चलते हुए ग्रिड से जोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है। इसके लिए 4 गोल्डन रूल्स हैं जो 100% मैच होने ही चाहिए। पहला, टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए। दूसरा, फ्रीक्वेंसी भी एकदम बराबर होनी चाहिए। तीसरा, फेज सीक्वेंस भी मैच करना चाहिए। और चौथा, दोनों के बीच फेज एंगल का डिफरेंस 0 होना चाहिए। एक भी चीज इधर उधर हुई तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। तो आखिर में बस एक बार सोच कर देखिए, हमारे पूरे देश का पावर ग्रिड, उसकी स्टेबिलिटी इन जैसी हजारों मशीनों पर टिकी है। और ये सारी मशीनें हर दिन, हर सेकंड, माइक्रो सेकंड की प्रिसिजन के साथ एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होकर चल रही हैं। ये सच में मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। इस सेशन की PDF और असेसमेंट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। और आगे भी ऐसे क्विक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।